हिमालय पर्वत पर तीसरा वीडियो है ये। इसके पहले दूसरे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हिमालय की 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत हैं। इन चारों समानांतर पर्वत श्रेणियों का नाम था ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय का अध्ययन किया आपके साथ। इससे पहले हमने वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय का अध्ययन किया। लाल रंग की रेखा देख रहे हैं, ये वृहद हिमालय है। वृहद हिमालय के उत्तर में 3 श्रेणियां हैं यहाँ पे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन तीनों पर्वत श्रेणियों को ट्रांस हिमालय कहते हैं। इन तीनों पर्वत श्रेणियों के विषय में आपने दूसरे ट्रांस हिमालय की जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं दूसरे वीडियो में आपने अच्छे से अध्ययन किया। इसके अलावा आप वृहद हिमालय का भी अध्ययन कर चुके हैं जो लाल रंग की रेखा है। आज इस तीसरे वीडियो में हम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की चर्चा करेंगे। जो हरे कलर की रेखा है वो लघु हिमालय है और उसके दक्षिण में जो नीले कलर की रेखा है वो शिवालिक हिमालय है। समझ गए आप? हरा वाला लघु या मध्य हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय है, या फिर उसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय। चौथी श्रेणी और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय की कौन सी है? शिवालिक हिमालय, सबसे दक्षिण में। ठीक है, तो आइए हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय से चर्चा शुरू करते हैं। मध्य हिमालय का आपके साथ हम अध्ययन करते हैं। वृहद हिमालय के बारे में मैंने जैसा बताया था तो उससे आपको ये पता चला कि वृहद हिमालय बहुत ऊंचा है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां, चाहे एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, नंदा पर्वत हो, या फिर धौलागिरी हो, या अन्नपूर्णा हो, मकालू हो, मंसालू हो, नामचा बरवास चोटी हो, सभी ऊंची चोटियां वृहद हिमालय पर स्थित हैं। हमारा उद्देश्य हमें ये बताना है कि वृहद हिमालय इतना ऊंचा है कि उसके सभी ऊंचे शिखर साल भर बर्फ से ढके रहते हैं, हिमाच्छादित रहते हैं, खुल नहीं पाते हैं मौसम में। इसके चलते वृहद हिमालय ज्यादातर बर्फ से ढका है, वनस्पतियां कम होती हैं, खूबसूरती वहां से बर्फों में ही ढूंढी जा सकती है, सिर्फ बर्फ में। जबकि लघु हिमालय उसकी अपेक्षा बहुत ही रुचिकर और जानने लायक है, इसीलिए मैंने इसे हरा हरा बनाया। लघु हिमालय बहुत ही रुचिकर और बहुत ही शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। ये लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के चलते जो हिमालय पर तमाम पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, रानीखेत, विंडसर, नैनीताल, सभी जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के बारे में आप जानते हैं हिमालय के, वो सभी लघु हिमालय पर ही बसे हुए हैं। लघु हिमालय पर मुख्यतः यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इधर तो नेपाल में चला गया, आप देख रहे हैं। तो भारत में जो मैंने शहर अभी गिनाए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है लघु हिमालय पर। तो ये तमाम पर्यटक स्थलों का पहाड़ है। बहुत से पर्यटक स्थल इसमें बसाए गए हैं जहाँ लोग गर्मियों में छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। और इसके अलावा लघु हिमालय पर बहुत, चूँकि शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है लघु हिमालय, इसलिए यहाँ पर हरे हरे लंबे लंबे और मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। लंबे और मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं लघु हिमालय पर, इसलिए लघु हिमालय कहीं अधिक पढ़ने में रुचिकर है। आइए हम इसका अध्ययन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, लघु हिमालय। हेडिंग डाल दिया? ठीक है। लघु हिमालय यूं तो वृहद हिमालय के दक्षिण में, सारा कुछ आप देखेंगे जो बोल रहा हूँ। लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ साथ विस्तृत है। लेकिन लघु हिमालय की 5 श्रेणियां उल्लेखनीय हैं, अर्थात 5 श्रेणियां इसकी महत्वपूर्ण है। सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल कहलाती है, जम्मू कश्मीर में है। उसके पूर्व में धौलाधार श्रेणी है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके पूर्व में मसूरी पहाड़ी है, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। मैप से तो आप परिचित हो ही रहे होंगे कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ है। आप जानते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल प्रदेश और यहाँ उत्तराखंड है। तो पीर पंजाल जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है लघु हिमालय की, जम्मू कश्मीर में, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में। नेपाल में लघु हिमालय को 2 प्रमुख श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, महाभारत श्रेणी और नागटिबा श्रेणी। महाभारत श्रेणी और नागटिबा श्रेणी, लघु हिमालय के ही 2 नाम हैं नेपाल में। ठीक है। इसके अलावा पूर्व में भी लघु हिमालय विस्तृत है, लेकिन
क्षीण हो गया है। यहाँ पे क्षीण हो गया है, अर्थात इसका स्वतंत्र अस्तित्व उतना नहीं रह जाता, क्योंकि मैंने बताया था कि हिमालय, जो पूर्वी हिमालय है, अपेक्षाकृत सकरा है और पश्चिमी हिमालय अपेक्षाकृत चौड़ा है और पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत सकरा है, जिसके चलते पूर्वी हिमालय में तीनों श्रेणियां इतनी नजदीक आ जाती हैं कि पर्वतों का अलग से उल्लेख करने के मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि तीनों श्रेणियां आपस में सटती हुई नजर आती हैं। इसलिए लघु हिमालय का अध्ययन नेपाल के महाभारत और नागटिबा श्रृंखलाओं तक ही करना अपेक्षित है। ठीक है, आइए बात शुरू करते हैं पीर पंजाल श्रेणी से। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में, सारे फैक्ट लिखने हैं। सबसे पश्चिमी श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में, पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर है और पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू है, जहां वैष्णो देवी माता का मंदिर है। ये जम्मू है और ये है श्रीनगर। पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर। तो जम्मू से श्रीनगर एक सड़क जाती है, जम्मू से एक सड़क जाती है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। पीर पंजाल श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाली जो सड़क है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। इस सड़क मार्ग को हम जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहते हैं। कौन सी? जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में ही। जो जम्मू कश्मीर मार्ग है वो जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही है। अब आइए बात करते हैं धौलाधार पहाड़ की, धौलाधार श्रेणी की। धौलाधार श्रेणी को हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में बसा हुआ है। जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधार श्रेणी पर ही स्थित है। ये मैंने शिमला बनाया है, ये धौलाधार श्रेणी पर ही स्थित है। ओके, धौलाधार श्रेणी के पूर्व में मसूरी है और मसूरी के पूर्व में नेपाल में नागटिबा और महाभारत श्रेणियां हैं। धौलाधार लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है, जैसे बृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इसकी श्रेणियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। वहीं लघु हिमालय गर्मियां आने पर उसके बर्फ पिघलने लगते हैं। लघु हिमालय की ऊंची चोटियों पर जो बर्फ होते हैं गर्मियां आने पर पिघलने लगते हैं। जब गर्मियां आने पर बर्फ पिघल जाते हैं लघु हिमालय पर, तो उसकी ढालों पर खूबसूरत मुलायम लंबे घास के मैदान उगाते हैं। लघु हिमालय की ढालों पर, ये हो गया लघु हिमालय का ढाल, ऐसे, ठीक है। इसका जो ढाल है, इसके ढालों पर लंबे मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान आते हैं। इसको आप ऐसे समझेंगे, लिखेंगे ऐसे कि जहाँ बृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। इसके चलते लघु हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। इन शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ढालों पे ये पीर पंजाल दिख रहा है ना, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल नाम से। तो मैंने बोला कि इन मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाने जाते हैं, जो ढालों पर उगते हैं घास के मैदान। तो जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में है। इन शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जो शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान है, और उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल नाम से जानते हैं। मैं लिखूं बुग्याल और पयाल। बुग्याल और पयाल क्या है? शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कौन से पर्वत पर? लघु हिमालय की ढालों पर। ठीक है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इससे पहले हम एक चीज और बता दें। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है लघु हिमालय। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है।
लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है जहां लोग गर्मियों में अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये देखिए पीर पंजाल श्रेणी से निकल रहा है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। हिमाचल प्रदेश में इन स्थलों के नाम बता रहे हैं जो पर्यटक स्थल हैं। लघु हिमालय पर स्वास्थ्यवर्धक जो पर्यटक स्थल हैं मैं उनका नाम बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी, शिमला, मनाली, डलहौजी। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ दिया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले किसी परीक्षा में यूपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में ही पूछा गया था कि विंडसर, शायद यूपीपीएससी परीक्षा नहीं थी, कोई और प्रश्न पत्र था किसी और आयोग का, उसमें पूछा था विंडसर पर्यटक स्थल किस राज्य में है। ज़्यादातर लड़के नहीं कर पाए होंगे क्योंकि पर्यटक स्थलों के विषय में ज़्यादातर जानकारी लोगों को नैनीताल के बारे में रहती है, शिमला मनाली के बारे में रहती है। तो विंडसर के विषय में बात उठा दिया था कि विंडसर किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। तो ये सारे पर्यटक स्थल जो मैंने बताया, गुलमर्ग, सोनमर्ग, शिमला, मनाली, डलहौजी, उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर, ये पर्यटक स्थल हैं जो कि लघु हिमालय पर स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल जो लघु हिमालय पर बसे हुए हैं। ठीक है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय, लाल रंग का बृहद हिमालय और हरे रंग का लघु हिमालय। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। दोनों के मध्य जो खाली स्थान देख रहे हैं ना, मान लेते हैं ये है बृहद हिमालय और ये है लघु हिमालय। ठीक है, तो ये है बृहद और ये है लघु। दोनों के मध्य में समतल सपाट जो मैदान देख रहे हैं ना आप, दोनों के बीच में समतल सपाट मैदान है, इसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच में जो निचला स्थल होता है उसे हम घाटी कहते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य समतल सपाट मैदान अर्थात घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को अलग अलग नामों से जगह जगह जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, ये देखिए बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, देखिए बृहद हिमालय और धौलाधार के बीच है कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। और नेपाल में काठमांडू घाटी, यहाँ देखिए बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो ब्लैक स्पॉट मैंने बनाया है उन्हीं बारे में बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी और नेपाल में काठमांडू घाटी। सवाल पूछा जाएगा कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। कुल्लू कांगड़ा घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है, बृहद हिमालय और धौलाधार श्रेणी या बृहद हिमालय और लघु हिमालय। काठमांडू घाटी किन दो पर्वतों के बीच है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, है ना। तो धौलाधार और पीर पंजाल तो लघु हिमालय के ही दो अलग अलग नाम हैं। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। श्रीनगर, बुलर झील और डल झील कश्मीर घाटी में ही स्थित है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर किस झील के तट पर है, डल झील के तट पर है श्रीनगर। श्रीनगर के किनारे पर ही है डल झील और थोड़ी दूरी पर है बुलर झील। तो श्रीनगर, डल झील और बुलर झील कश्मीर घाटी में है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि डल झील किन दो पर्वतों के बीच में है, आपका उत्तर होगा पीर पंजाल और बृहद हिमालय। श्रीनगर किन दो पर्वतों के बीच बसा हुआ है, पीर पंजाल और बृहद हिमालय या लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। ओके, ठीक है। प्रश्न ऐसा ही बनता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को किस शहर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को किस शहर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है, क्योंकि श्रीनगर पीर पंजाल के उत्तर में है। ठीक है। शिमला किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, धौलाधार श्रेणी पर बसा हुआ है। ठीक है। बुग्याल और प्याल क्या है, उत्तर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान, किस राज्य में, उत्तराखंड में। मर्ग क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान, किस राज्य में, कश्मीर राज्य में। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं।
खुली घाटियां पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं खुली घाटियां। ये देखिए खुला हुआ है, बिल्कुल सकरी घाटी नहीं है। तो दोनों के मध्य समतल सपाट मैदान या खुली घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। इसके अलावा यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम में एक महत्वपूर्ण घाटी है यहाँ पे चुम्बी घाटी। प्रश्न ये पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है कि चुम्बी घाटी किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। किन दो पर्वतों के बीच है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच चुम्बी घाटी बसा हुआ है। पश्चिमी हिमालय में घाटियां पाई जाती हैं पर्वतों के बीच। पर्वतों के बीच आप इसे लिखेंगे कि पश्चिमी हिमालय में श्रेणियों के बीच घाटियां पाई जाती हैं, समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं या खुली घाटियां पाई जाती हैं। लेकिन पूर्वी हिमालय में तीनों श्रेणियां इतनी नजदीक आ गई हैं और हिमालय इतना सकरा हो गया है कि घाटियों का विकास संभव नहीं हो पाया। अर्थात पूर्वी हिमालय में खुली घाटियां या समतल सपाट मैदान पर्वतों के बीच नहीं पाए जाते। ये ज्यादातर पश्चिमी हिमालय की विशेषता है जो खुली घाटियां होती हैं। ये हो गया लघु हिमालय का अध्ययन। अब हम शिवालिक का अध्ययन करेंगे। नीली कलर की जो रेखा है इसे हम शिवालिक कहते हैं। हेडिंग डाल दीजिए शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और तीनों श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये शिवालिक। शिवालिक को हम वाह्य हिमालय भी कहते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं और शिवालिक को वाह्य हिमालय कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए, ये आप भूल न जाएं, इसको समझ लीजिए। जब आप केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्त खींचते हैं तो एक बराबर दूरी पर आता है, ठीक है। तो इस वृत्त को हमने अर्धवृत्त बना दिया, यानी इसको केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो हमने 3 वृत्त खींच दिए, 1 2 3। सबसे उत्तर वाला क्या है? आंतरिक वृत्त है और सबसे बाहर वाला बाह्य वृत्त है ना। ये अगर सेंटर से देखें, जहां से दूरी लेकर, जहां से त्रिज्या लेकर खींचा गया है, इसे यहां से त्रिज्या लेकर खींचा गया है, तो ये उत्तर वाला सबसे आंतरिक है और बाहर वाला बाह्य वृत्त है। इसीलिए बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं और शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय कहते हैं। ये सबसे बाहरी श्रेणी हिमालय की। ओके, शिवालिक का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो कोसी नदी तक ही दिखाई देता है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है भारत में और गंगा नदी से मिलकर बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही नजर आता है। इसके पूर्व में यह लघु हिमालय के साथ सट गई है, अर्थात संबद्ध हो गई है। कोसी के पूर्व में शिवालिक लघु हिमालय के साथ बिल्कुल संबद्ध हो गया है, क्योंकि पूर्वी हिमालय बहुत ही संकरा है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर दिखाई देता है अलग से। हमने बताया कि पूर्वी हिमालय में, पूर्वी भारत में शिवालिक लघु हिमालय के साथ संबद्ध हो गया है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके नाम है डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय की किस श्रेणी के हिस्से हैं ये? शिवालिक श्रेणी के हिस्से हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। अक्सर जनजातियों के नाम पूछे जाते हैं कि डफला जनजाति कहाँ रहती है? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि ये चारों पहाड़ियों के नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 4 जनजातियां हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं। तो इन्हीं चारों जनजातियों के नाम पर हमने शिवालिक का नामकरण कर दिया है, शिवालिक की चारों पहाड़ियों का। जैसे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य
खुली घाटियां पाई जाती हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य समतल सपाट मैदान अर्थात खुली घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी कहते हैं। उसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य भी घाटियां पाई जाती हैं। उसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य भी घाटियां पाई जाती हैं, अर्थात समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य विद्यमान इन मैदानों को उत्तराखंड में दून और द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी छोर पर हिमालय अचानक मोड़ लेता है। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी छोर पर अचानक हिमालय दक्षिण की ओर मोड़ लेता है। जो पश्चिम में जो मोड़ है, तीखा मोड़ है, वो सिंधु गार्ज के पास है। सिंधु नदी का गार्ज है, हम बताते हैं गार्ज क्या है। फिलहाल आप फैक्ट लिख लीजिए कि पश्चिमी छोर पर जो मोड़ है हिमालय में, वो सिंधु गार्ज के पास है, और पूर्वी हिमालय में जो मोड़ है वो दिहंग गार्ज के पास है। दिहंग गार्ज, यहाँ पे दिहंग गार्ज। तो पूर्वी मोड़ दिहंग गार्ज के पास और पश्चिमी मोड़ सिंधु गार्ज के पास। ये गार्ज क्या है आइए बताते हैं। पहले तो हमने इसके पहले वाले बताया था कि सिंधु नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख और जास्कर, यहाँ पे लेह बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे, लेह। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होते हुए सिंधु नदी यहाँ पर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर चली जाती है पाकिस्तान में, यहाँ पर। तो ये है सिंधु गार्ज। गार्ज क्या होता है आइए देखते हैं। जब कोई नदी पहाड़ों पर बहते हुए, अब नदी का काम क्या है, जहां बहती है अपनी घाटी को लगातार गहरा करती रहती है। नदी कब तक अपनी घाटी को गहरा करती है? सबसे ज्यादा पहाड़ों पे गहरा करती है। मैदान में अगर बह रही है, क्या गंगा नदी अपनी घाटी को गहरा करती है? नहीं। लेकिन पहाड़ों पे आप जाएंगे तो देखेंगे नदी ने पहाड़ों को काफी अंदर तक खोद के गहरा कर दिया है। तो नदी तब तक अपनी घाटी को गहरा करती है जब तक वो समुद्र तल को प्राप्त न कर ले। नदी समुद्र तल के नीचे नहीं जाएगी, मतलब समुद्र तल को हम एक सतह के रूप में ले रहे हैं, हम समुद्र सतह की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाद्वीपों पर। जब नदी जहाँ बहती है तो समुद्र का एक लेवल होता है। नदी कभी भी समुद्र के लेवल के नीचे नहीं जाएगी। नदी तब तक पहाड़ को गहरा करेगी जब तक वो समुद्र के लेवल को प्राप्त न कर ले। ये समुद्र का लेवल और ये पहाड़, तो नदी पहाड़ को तब तक गहरा करेगी जब तक समुद्र के लेवल को प्राप्त न कर ले। ठीक है, तो पहाड़ों पर नदियां अपनी घाटियों को गहरा करती रहती हैं जब तक कि समुद्र के लेवल को प्राप्त न कर ले। तो इसके चलते हिमालय पर सिंधु नदी पहले यहाँ बहती रही होगी। ठीक है, अब कहाँ बह रही है? सिंधु नदी अब इस घाटी में बह रही है। ये घाटी देख रहे हैं ना, इस घाटी में बह रही है। यानी सिंधु नदी के दोनों तरफ दीवार की तरह सैकड़ों मीटर ऊंचा ढाल है। सिंधु नदी की दोनों तरफ दीवार की तरह सैकड़ों मीटर ऊंचा ढाल है। यहाँ से आप झांकेंगे अगर खड़े होके, अगर आप पहाड़ पे चढ़ गए और यहाँ खड़े हो गए, यहाँ से झांकेंगे अगर नीचे सिंधु नदी को, तो बिल्कुल चमकती सी सफेद रेखा की तरह दिखाई देगी। मतलब इतनी नीचे है कि चमकती सी सफेद रेखा की तरह दिखाई देती है। यहाँ पर हिमालय पर सिंधु नदी जब क्रॉस करती है हिमालय को, तो यहाँ पर उसकी स्थिति ऐसे ही नजर आती है। ये देख रहे हैं सिंधु नदी, शायद मैंने नीचे बना दिया, नहीं दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे ये सिंधु नदी यहाँ पे बह रही है। आप यहाँ से देखेंगे खड़े होकर तो सिंधु नदी पतली सी रेखा की भांति दिखाई देगी। तो बिल्कुल खड़े ढाल वाली जो घाटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी को ही हम गार्ज कहते हैं, गार्ज या कैनियन, गार्ज या कैनियन। तो हिमालय की पश्चिमी मोड़ पर जो गार्ज है उसे कहते हैं सिंधु गार्ज। उसे सिंधु नदी ने बनाया है हिमालय को काटकर। और हिमालय की पूर्वी मोड़ पर जो गार्ज है उसे दिहंग गार्ज कहते हैं। दिहंग किस नदी का दूसरा नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। दिहंग ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है। यानी यही मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पे हिमालय को काट कर भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इस गार्ज को, जो ऐसा गार्ज बनाया गया है हिमालय पर, ये गार्ज आपको शायद हल्की रेखा ना दिखाई दे रहा हो, मैं इसे फिर से बना दूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गार्ज बनाया गया है इस तरह से
ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, उसे हम कहते हैं दिहंग गर्ज। आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो हमने लास्ट में ये बोला कि हिमालय पश्चिमी मोड़ जहां बनाता है, पश्चिमी छोर पर जहां मोड़ बनाता है दक्षिण की ओर, कहां बनाता है? सिंधु घाट के पास। और पूर्वी छोर पर जब हिमालय मुड़ता है तो कहां मुड़ता है? दिहंग घाट के पास। आपसे कुछ सवाल, उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ठीक है, दूसरा सवाल, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तीसरा सवाल, राकापोशी शिखर किस पर्वत श्रेणी पर है? राकापोशी शिखर किस पर्वत श्रेणी पर है? चौथा सवाल, हिमालय क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? हिमालय पर एंथ्रेसाइट कोयला जो कि सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? पांचवा सवाल, सोना किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? मैंने जब चट्टान का अध्ययन में करवा रहा था कि भारत की भूगर्भिक चट्टानें, तो मैंने बताया था चट्टानें 6 तरह की हैं। आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुड़प्पा चट्टान, गोंडवाना चट्टान, विंध्यन चट्टान और दक्कन ट्रैप। तो इतनी तरह की चट्टानों में सोना कौन सी चट्टान में पाया जाता है? इसका उत्तर दीजिए। मैंने तय किया है कि मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ आपसे सवाल पूछा करूंगा और कमेंट बॉक्स में मैं उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करूंगा आपका कमेंट पढ़कर। तो ठीक है, जुड़े रहिए। हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं आज खत्म हुई। कल या अगले वीडियो में मैं पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जब हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है तो पूरे पूर्वोत्तर भारत में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनके विषय में बताऊंगा। छोटी छोटी पहाड़ियों के विषय में कौन किस राज्य में है, उनकी विशेषताओं पर बात करूंगा। इसके अलावा हिमालय पर नदियों ने हिमालय को काट काट कर जगह जगह दर्रे बना दिए हैं, जैसे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी यहाँ पर अभी कोई नदी नहीं बहती है, बनिहाल दर्रे में फिलहाल कोई नदी नहीं बहती है, लेकिन हिमालय आज का नहीं है, पुराना है। नदियाँ हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती हैं, एक रास्ते पर चलती हैं, कुछ हजार साल बाद उस रास्ते को छोड़कर दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि जमीन हमेशा, पहाड़ हमेशा ऊपर की ओर उठते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भूसंचलन हो जाता है, पहाड़ ऊपर उठ जाते हैं तो नदी अपना रास्ता बदल देती है। तो बनिहाल दर्रे में कभी नदी बहती रही होगी, आज नहीं बहती है। तो हिमालय पर जगह जगह पर ऐसे दर्रे हैं, जैसे बनिहाल दर्रा, बहुत से ऐसे दर्रे हैं। तो कल मैं उन दर्रों पर भी आपके साथ बात करूंगा। तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों और दर्रों के विषय में हम कल जानेंगे। ओके, ठीक है, नमस्कार।